विधानसभा के पटल पर वो बिल आ गया जिसका इंतजार था। यूं कहूं कि पहली बार देश के हर राज्य की निगाह एक राज्य में आने वाले बिल पर थी, तो वो यही था क्योंकि ये बिल जुड़ा है देश के भविष्य यानी हमारे बच्चों से। कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाने वाला बिल, कई सारे नियम बनाने की इसमें बात है, पर क्या ये बिल पहली नजर में फुल प्रूफ नजर आता है? क्या ये उन सारे इश्यूज को सॉल्व करने का मादा रखता है जो मुंह बाएं खड़े हैं, या फिर सिर्फ उन्हें या उनमें से कई या कुछ को सरसरी तौर पर महज टच करता है? इश्यूज सुसाइड के, कोचिंग सेंटर्स की गुंडई के, फीस के और भी कई इश्यूज, पेपर लीक वालों के, सपनों को बेचने वालों के और भी कई। आज प्रश्नकाल में प्रश्न सिर्फ ये कि ये बिल अपने मौजूदा स्वरूप में क्या बता रहा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर चेतन राज पुरोहित मेरे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता भरत मेघवाल, अजीत कुमार सिंह जी रिटायर्ड आईएएस हैं, अनीस कुमार नाडार प्रेसिडेंट है कोचिंग महासंघ के, और अभिषेक जैन बिट्टू प्रवक्ता है संयुक्त अभिभावक संघ के। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। अजीत जी, आपसे शुरुआत कर रहा हूं मैं। जाहिर तौर पर जब इस तरह के बिल बनते हैं तो सभी वर्गों से उनके सुझाव लिए जाते हैं। चूंकि इस फील्ड में आपका भी अच्छा खासा वर्क है, क्या आपसे भी सजेशंस लिए गए थे? और दूसरी बात यह कि यह बिल मोटे तौर पर आपको कितना फुल प्रूफ लगा? जी स्वप्निल जी, आपको और आपके श्रोताओं को नमस्कार, हमारे को पैनलिस्ट को भी नमस्कार। देखिए, आपने ये बात तो सही कही है कि इस फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस है और एक यूनिक एक्सपीरियंस है मेरा। आईएएस में आने के पहले आपको आश्चर्य होगा कि मैं आईएएस की कोचिंग दिया करता था, और जब मेरे स्टूडेंट्स का सक्सेस रेशियो बहुत ज्यादा हो गया तो मैंने कहा कि फिर मैं भी इम्तहान क्यों ना दे दूं। उसके बाद मैंने इम्तहान दिया और मैं पहली बार में इनकम टैक्स में आया था, दूसरी बार में आईएएस में आ गया। और तब से, और रिटायरमेंट के बाद जब मैं 2016 में रिटायर किया, उसके बाद भी अभी मैं काउंसलिंग करता हूँ सिर्फ आईएएस के बच्चों के लिए, मतलब जो प्रत्याशी है आईएएस के लिए, ठीक है, और किसी एग्जाम के लिए नहीं। देखिए, इसमें एक दो जो मुद्दे हैं उसको अपने को समझना पड़ेगा। टीचिंग और कोचिंग में एक तो अंतर अपने को समझना पड़ेगा। देखिए, एक शिक्षक और गुरु में क्या अंतर होता है उसको अगर आप समझेंगे तो टीचिंग और कोचिंग में अंतर समझ जाएंगे। एक कहावत है कि, या इस तरह से कहें आप, कि जो शिक्षक जो है वो आपको शिक्षा देता है, शिक्षण करता है, और जो कोच या गुरु होता है वो आपको गढ़ता है। तो सिर्फ पढ़ाना और गढ़ना, ये अंतर, इसको अपने को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि कोचिंग इंस्टीट्यूट का मतलब होना चाहिए कि वो गढ़े आपको, पढ़ाए, सिर्फ उनका काम पढ़ाना नहीं। जहां तक इस बिल का सवाल है, इसको मैंने देखा है, इसमें कई अच्छाइयां, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कभी कभी लगता है कि अति उत्साह में हम ऐसे बिल और नियम कानून बना लेते हैं ना, तो जो प्रैक्टिकल होते हैं, और वो जिसके लिए आप बना रहे हैं उसके लिए एक्सेसिवली रेगुलेटरी हो जाता है। ये ऐसा लग रहा है पढ़ने के बाद, अच्छी बातें तो है, मैं इसको मान रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसी बातें हैं इसमें सबसे ज्यादा, जैसे कि क्रिमिनल्स, ये मान करके कि सारे के सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट क्रिमिनल्स हैं, और जिस तरह से क्रिमिनल्स के लिए लॉ बना दिया जाए, ऐसा लॉ बना दिया जाए जैसा आपने कहा था शुरू में कि लगाम लगाने के लिए आई है बात। तो इतनी ज्यादा लगाम इसमें लगाई गई है कि इसमें कई प्रकार की समस्याएं आगे आएंगी, और मेरे हिसाब से, लेकिन सर मुझे लग रहा है कि लगाम कम लगाई गई है। जैसे मैं आपको बताऊं, सेंटर ने कहा कि भाई 16 साल से कम उम्र के बच्चों को न लें, इसमें एज का क्राइटेरिया नहीं रखा। फीस निर्धारण की बात की गई, लेकिन फीस निर्धारण का कोई फॉर्मूला या कोई, क्या आपके माइंडसेट पर है, आप किसे उचित फीस मानते हैं या नहीं? क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर को रेगुलराइज तो नहीं कर सकते उनकी कमाई पर, लेकिन आपके दिमाग में क्या था उस बात का पता ना चलना। दूसरा, पनिशमेंट के नाम पर सिर्फ पेनल्टी लगाना, किसी और पनिशमेंट की बात ना करना। मैंने इसलिए पूछा कि क्या आपसे सजेशंस लिए गए थे? स्वप्निल जी, आप वो कह रहे हैं कि जो लगाम नहीं लगाई गई है, मैं फिलहाल सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो लगाम लगाई गई है वो एक्सेसिव है। कुछ लगाम जो नहीं लगाई गई है वो अलग बात है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। देखिए, आपको समझना पड़ेगा कि ये बिल लाने की जरूरत क्या है। इस बिल को लाने के लिए मुख्यतः दो कारण थे। पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि छात्रों के आत्महत्या के केसेस एक बढ़ रहे थे, मतलब कि उनमें जो स्ट्रेस और टेंशन वगैरह के कारण जो है, विशेष करके कोटा में कई जगह से, विशेषकर कोटा से रेगुलर एक आ रहा था कि वहाँ के छात्र जो है सुसाइड्स वगैरह कर रहे हैं, राइट। और इसी तरह के टेंशन और स्ट्रेस की बातें अलग जिलों से भी आ रही थी। तो पहला तो कारण ये था।
और दूसरा कारण ये था कि ये रोज सुनने में आ रहा था कि उनके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कमियां हैं, कहीं आग लग जा रही है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं भीड़ दौड़ में बच्चे मर रहे हैं वगैरह वगैरह। ये दो मुख्य कारण थे। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, जो कि दुर्घटनाएं वगैरह अवॉइड करने की बात है, उसके लिए तो ये बिल सफिशिएंट है, काफी इसमें अच्छी बातें हैं, ठीक है, इसको मैं मानता हूँ। लेकिन जो मुख्य मुद्दा है जो आत्महत्या, उसके बारे में इसमें जो सजेशंस दिए हैं वो एक तरह से आप कहें कि मतलब कि जैसे हम धर्मशास्त्र लिखते हैं उस तरह की बातें की गई हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, करियर मार्गदर्शन दर्शक होना चाहिए, वैज्ञानिक परामर्श होना चाहिए, मानसिक स्वास्थ्य होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है, इशू है जिसके कारण से ये होता है, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है। वो सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि आजकल के जो अभिभावकगण हैं, माता पिता हैं, वो अधिकांशतः, बच्चे भी, हालांकि बच्चों की कभी कभी कमियां होती हैं, लेकिन अधिकांशतः वो अभिभावक ये नहीं जानते कि उनके बच्चे में वो बेसिक कैपेबिलिटी है कि नहीं। लेकिन सर, सॉरी टू काउंटर यू इन बिटवीन, बट मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि बिल में इस बात को कहा गया है कि आप पेरेंट्स से बात करें और उन्हें भी समझाएं। मैं मुझे आप समझा दीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। जी, पेरेंट्स से बात करने पे तो ये होगा कि आप कैसे पेरेंट्स से बात करेंगे, आप कैसे जानेंगे कि इस बच्चे में वो क्वालिटी है कि नहीं, वो बेसिक मतलब कि जो एक मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी होनी चाहिए उस बच्चे में, या उसकी जो एप्टीट्यूड और एटीट्यूड होना चाहिए उसमें है कि नहीं, इसका तो कोई प्रावधान नहीं। यही बात मैं कहना चाह रहा था। अभिभावक से बात करना तो ठीक है, फाइन, लेकिन अभिभावक को आप कैसे बताएंगे कि आपके बच्चे में वो बेसिक योग्यता है या नहीं, ठीक है, तो इसका ध्यान नहीं रखा गया है। तो मैं सोचता हूं कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए, इसका सजेशन। देखिए, प्रश्न जब आप उठाएंगे तो आपको उसका सुझाव भी देना चाहिए। तो मैंने प्रश्न उठाया है, तो मेरा एक सुझाव भी है जो आपके साथ, आपको और आपके दर्शकों को बताना चाहूंगा मैं। इसका एक बेसिक सुझाव होना चाहिए कि बच्चे जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हैं उनके लिए प्री कोचिंग एक रेगुलर एप्टीट्यूड टेस्ट होते रहे। जैसे कि अगर आज की डेट में आप देखते हैं कि विदेश में जब लड़के जाते हैं इम्तिहान एडमिशन लेने के लिए, तो आपने नाम सुना होगा जीमेट और जीआरई करके टेस्ट होते हैं, जो हर एक 15 दिन पे, 1 महीने पे होते रहते हैं। ठीक है, आप उसको लेते रहिए रेगुलरली, और एक सर्टेन परसेंटेज आ जाए तो उसके बाद ही बच्चे को कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। और जब इस तरह का प्रावधान करेंगे तो पेरेंट्स को फिर आप बता सकते हैं कि देखिए, आप अपने बच्चे को मत भेजिए फिलहाल, इसको बोलिए थोड़ी सी और तैयारी कर ले, क्योंकि आपका बच्चा अभी इस लेवल पे। ठीक है, तो एक तो ठीक है सर, मुझे इतना तो समझ में आया कि हाँ, आपसे बेसिक लेवल पर सजेशंस नहीं लिए गए, लेकिन क्या पेरेंट्स से सजेशंस लिए गए? अभिषेक जैन बिट्टू, क्या पेरेंट्स के सजेशंस थे और क्या उसको इनकलकेट किया गया इस बिल में? बिल्कुल, देखो लास्ट टाइम भी आपके चैनल पर इस विषय के ऊपर डिबेट हुई थी, उस समय भी मैंने कहा था कि भाई अभी जो बिल लेके आया जा रहा है वो अभिभावकों की पीड़ाओं को लेकर आया जा रहा है, लेकिन उस जो बिल लेकर आया उसमें अभिभावकों की ही नहीं सुनी जाएगी, तो फिर वो बिल किस काम का? जिस विद्यार्थियों के मतलब आपने सजेशन दिया और उसको नहीं लिया गया, या आपने सजेशन ही नहीं दिया? हमसे मांगा ही नहीं गया, हमें बताया ही नहीं गया कि आपको भी सजेशन देना ही नहीं देना। हमसे तो केवल एक रिपोर्ट, हमसे 4 महीने पहले एक खबर आई थी हमारे पास कि भाई हम एक कोई संयुक्त कमेटी बना रहे हैं, उसमें अभिभावकों का एक प्रतिनिधित्व लेना चाहते हैं, उसमें आप जो भी नाम सजेस्ट करना चाहे वो सजेस्ट कर दीजिए। वो नाम हमने सजेस्ट भी कर दिया। उसके बाद आज तक ना तो कोई दोबारा कोई चर्चा हुई, ना कोई बात हुई, ना हमें पूछा गया कि बिल आपके लिए सरप्राइज बिल है या सुझाव दो। कैसा लगा बिल? कैसा लगा बिल? मेरे को जिस प्रकार का ये बिल है, ये पूरी तरह से अभिभावकों के खिलाफ है और विद्यार्थियों के भविष्य के खिलाफ है। समझाइए, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। कारण क्या है? देखो सर, सबसे बड़ी चीज क्या है? आज अभिभावकों की सबसे बड़ी पीड़ा बच्चों की जिंदगी का सवाल है। सही है। आज कोई भी अभिभावक ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा पढ़ने जाए तो वहां से जिंदा ना लौट के मौत लेके आए अपने साथ, तो वो कोई भी अभिभावक नहीं चाहता। आज अपने आईएएस साहब ने भी बात कही कि अभिभावक महत्वाकांक्षी होते हैं। महत्वाकांक्षी तो हर अभिभावक होते हैं, क्योंकि वो अपना जेब का पैसा खर्च कर रहा है, अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटा रहा है, तो महत्वाकांक्षा तो थोड़ी बहुत रखेगा है, लेकिन इतनी भी महत्वाकांक्षा नहीं रखता कि वो अपने बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा दे। ये कोई भी अभिभावक नहीं चाहता। आज ये भी अभिभावक है, हम लोग भी अभिभावक है, तो हम लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उसमें कोई ये नहीं चाहता कि उसका बच्चा जिंदा नहीं आए, मर के आए, तो ये कोई भी नहीं चाहता। नहीं, लेकिन सुसाइड को टैकल करने की कोशिश तो इस बिल में दिखती है। सर क्या सुसाइड का नाम ही नहीं है? मनोचिकित्सा या मेंटल हेल्थ, पूरे एक्ट में सोसाइटी का आत्महत्या का नाम बता दो कहीं पे भी लिखा हो तो।
किसी भी पन्ने पे आत्महत्या का नाम मेंटल हेल्थ की बात की गई है जो अल्टीमेटली सुसाइड में रिजल्ट करता है। देखो मैं बता रहा हूँ ना, अभिभावकों की सबसे पीड़ा थी आत्महत्या, दूसरी सबसे बड़ी पीड़ा थी कोचिंग सेंटरों की मनमानी, जिस प्रकार की मनमानी फीसों को वो ले रहे हैं आज। हालांकि इस एक्ट के अंदर ये जरूर कहा गया है कि भाई जितने समय तक बच्चा पढ़ेगा उतने समय तक की फीस लेंगे, बाकी समय की फीस उनको वापस लौटानी होगी, ये तो लिख दिया। लेकिन ये क्यों नहीं लिखा गया कि फीस का निर्धारण कैसे होगा? नहीं, पर वो तो प्राइवेट सेक्टर्स है ना, आप उसकी कमाई को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं? प्राइवेट, जब निजी स्कूलों के लिए एक्ट बन सकता है तो निजी कोचिंग सेंटर के लिए एक्ट क्यों नहीं बन सकता? भाई हालांकि 2016 में फीस एक्ट बना था, वो आज तक लागू नहीं हुआ स्कूलों में। हाँ। आज तक उसकी पालना सुनिश्चित नहीं। और ये वाला जो आज विधेयक पेश किया गया है, तो ये विधेयक थोड़ी ना है, ये तो 16 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ऑलरेडी पेश कर चुकी है दिशा निर्देश। वर्तमान सरकार ने तो करा क्या? तो एक पॉइंट बताइए कि अगर जैसे कोई स्टूडेंट अगर मेंटल हेल्थ सिचुएशन से गुजर रहा है तो उसके लिए 24/7 कॉल सेंटर की भी बात की गई है, रेगुलर उसकी काउंसलिंग की भी बात की गई है। हालांकि ये सब पहले भी था, कॉल सेंटर वाला नहीं, लेकिन ये काउंसलिंग वगैरह ये सब था। 16 जनवरी 2024 का जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार ने जारी किया था, आप उसकी पूरी गाइडलाइन पढ़ लीजिए। सब पूरे देश भर के जितने भी कोचिंग सेंटर है उनके लिए गाइडलाइन जारी हुई थी, उसमें राजस्थान भी शामिल था। जब इस दिशा निर्देश की पालना ही सुनिश्चित नहीं हो पाई आज 1.5 साल तक, तो मैं ये कैसे मान लूं कि इस जो ये आज नया विधेयक आया है इसकी पालना सुनिश्चित हो जाएगी? 2016 में निजी स्कूलों को लेकर फीस एक्ट बना था, वो आज तक उसकी पालना आज तक सुनिश्चित नहीं हो पाई, तो मैं ये कैसे मान लूं कि ये विधेयक पास हो जाए, ये विधेयक यहाँ पे लागू हो जाएगा? ठीक है कि क्या मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्या इस पूरे घटनाक्रम को एक सिंगल चश्मे से देखा गया है, सिर्फ कोटा और सीकर सेंट्रिक ही होकर देखा गया? ये एक बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि पेज नंबर 2 पर अगर आप देखेंगे तो परामर्श, खेल, नृत्य, नाट्यशाला और अन्य सृजनात्मक क्रियाकलापों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है, जबकि मेंटल हेल्थ में पहुंचने का एक कारण ये सब भी हो सकते हैं। खासकर स्पोर्ट्स की जो कोचिंग्स होती हैं या आर्ट की जो कोचिंग्स होती हैं वो भी उतनी ही प्रेशर वाली होती हैं। लेकिन अनीस कुमार नडार जी, जैसा कि अजीत जी ने कहा कि आपके लिए मतलब जितने हिस्से को टैकल किया गया है उसमें कोचिंग्स के लिए टफ सिचुएशंस बनाई गई हैं, कड़े कानून बना दिए गए हैं जिसका इंप्लीमेंटेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोचिंग सेंटर्स कैसे इसे देख रहे हैं? स्वप्निल जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस चैनल को देना चाहूंगा जो इस प्रकार के प्रोग्राम रखता है। और ये प्रोग्राम आज शुरू हुआ है, अंत नहीं है, ये देश के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है। और आपके चैनल के माध्यम से ही हम 3-4 वर्षों से लगातार ये मांग करते आ रहे हैं कि कोचिंगों को एक दर्जा दिया जाए। क्या दर्जा? अब दर्जा क्या होना चाहिए वो तो आज तक हमें सुझाव ही नहीं दिया, लेकिन हमने कहा चंद कोचिंग संचालक पेपर लीक करते हैं, उसकी वजह से सभी लोगों को बदनामी का ठीकरा अपने सिर पर फोड़ना पड़ता है। सारे कोचिंग संचालक जो ईमानदार होते हैं बदनाम होते हैं। देखो, पेपर लीक के कारण आत्महत्याएं होती है, यानी जिसके कारण दोनों शब्द नहीं। क्या दिखा रहे हैं? मैं ये कह रहा कि कोचिंग सेंटर को दर्जा देना चाहिए, वो रजिस्ट्रीकरण का दर्जा दे तो दिया, वो मान रही है ना सरकार? नहीं, ये तो एक रेगुलेटरी, मतलब आप शासन करने के लिए आए, लेकिन आपने हमें नागरिकता तो दी नहीं, दर्जा तो दो, कम से कम शिक्षा का दर्जा हमें मिलेगा इस रेगुलेटरी। पर आपको रिकॉग्नाइज तो किया जा रहा है कि आप पढ़ाने वाले हैं, लेकिन पढ़ाने वाले को किस दर्जे में आंका जा रहा है? क्या एक उद्योग का दर्जा दिया जा रहा है या शिक्षण संस्था का? ये तो लंबा बहस का विषय है। हम आते हैं आज के विषय पर कि ये पेपर लीक एक शब्द पूरे इस बिल में कहीं भी नहीं है। और जैसा कि हमारे साथी अभिषेक बिट्टू जी ने कहा कि आत्महत्या भी नहीं है, यानी दो मुख्य शब्द जिसके इर्द गिर्द इस पूरे बिल को होना चाहिए था, वो शब्द ही गायब कर दिए गए हैं। नहीं तो मुझे ये बताइए कि क्या छोटे कोचिंग सेंटर्स जो हैं वो बड़े कोचिंग सेंटर्स के खिलाफ यहां पर लामबंद हो रहे हैं? मतलब आपकी बातचीत से तो ये लग रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम सब एक हैं। जो आज बड़े हैं वे कभी छोटे थे, और आज जो छोटे हैं वो आने वाले समय में बड़े होंगे। मैं मुख्य बात कोचिंग जगत का आता है। कोचिंग जगत में ये जो बिल लाए हैं, तो ये बिल कहीं भी किसी भी आधार पर नागरिकों को, और स्पेशली कोचिंग करने वाले कौन होते हैं? सभ्य शिक्षकों को अपराधी का दर्जा दे रही है ये बिल। ये अच्छा, उनकी मदद नहीं कर रहा है। नहीं, अपराधी कैसे? सिर्फ अर्थदंडी तो लग रहा है। आपको कौन सा जेल में भेजा जा रहा है या कोई क्यों इसको पनिशेबल नहीं बनाया गया, मुझे नहीं पता है। प्रचारित और प्रसारित तो इस तरीके से किया जा रहा है कि हमारी वजह से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं। आप भी एक कारण है,
आप भी एक कारण हैं, आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप एक कारण नहीं है। हम आपको बिल्कुल यही तो कहना चाह रहा हूं कि मैं आप क्या कर रहा है कोटा में एक भी मामला आज तक किसी कोचिंग संचालक के खिलाफ नहीं आया है। बच्चों ने जो लेटर लिखे हैं उसमें माता पिता के व्यवहार के कारण आत्महत्या करना इंगित हुआ है। एक भी कोचिंग संचालक जेल में नहीं गया है। आई एम सॉरी, 2 मिनट अनीस भाई, ये जो तकलीफ है ये इसलिए तो नहीं क्योंकि कोचिंग सेंटर्स की जो आधारिक संरचना के भीतर कक्षा बैच के दौरान प्रत्येक विद्यार्थी के लिए न्यूनतम 1 वर्ग मीटर क्षेत्र आवंटित किया जाएगा। कई छोटे कोचिंग तो इसको पूरा ही नहीं कर दावे के साथ कह रहा हूं, देखो इसलिए तो ये खींच नहीं। कोचिंग का उद्भव क्यों हुआ? हमारी सरकारी स्कूलों में पढ़ाइयां सही ढंग से नहीं होती थी। जो गांव के बच्चे, किसानों के बच्चे थे, वे शहर के बड़े स्कूलों में पढ़ने वाले, अधिक फीस से पढ़ने वाले बच्चों के बराबरी नहीं कर पाते थे। तो उनको बराबर का दर्जे पर लाने के लिए कोचिंग संस्थाएं डेवलप हुई और कोचिंग उन्होंने उन बच्चों को करवाने के लिए बराबर पर लाकर खड़ा किया। कोचिंग करवाने वालों की वजह से लोन शार्क्स भी तो डेवलप हुए। उनको तो अभी ये बिल टैकल ही नहीं कर रहा है। नहीं, ये आप हर चीज को कोचिंग, वही बात, मुझे हर चीज को कोचिंग पे नहीं डोल रहा हूं। नहीं अनीस भाई, मैं आपको कॉर्नर नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि कुछ इश्यूज को छोड़ा भी गया है। नहीं स्वप्निल जी, कुछ इश्यूज को छोड़ा गया है, लेकिन अगर आप एक बूंद पानी पिलाकर और 10 बूंद जहर दे दोगे तो फिर उस पानी का औचित्य ही नहीं है ना। आपके हिसाब से ये जहरीला बिल है? बिल्कुल ये जहरीला बिल। विपक्ष के हिसाब से क्या है भरत? देखिए स्वप्निल, अगर बात की जाए 2022 से मैं बताना चाहूंगा, जिससे भी बात कर रहे थे विचार विमर्श की, तो आपको भी ज्ञात होगा कि जब कोटा में इस तरीके से सुसाइड होने लगे तो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की और उस मीटिंग के अंदर अध्यापकों को रखा, पुलिस महकमे को रखा, अभिभावकों को रखा और कोचिंग से अभिभावक भी थे उसमें। नहीं थे। अब देखिए, आप बीच में इंटरप्ट करेंगे या तो आप मुझे एविडेंस दीजिए, या तो आप देखिए बीच में इंटरप्ट मत करिए, क्योंकि हमें पता है, हमने देखा है उसमें। हम तो 2020 आप अकेले अभिभावक नहीं है कि आपको हर जगह नौता दिया जाएगा और आपको बकायदा पूरी चीजें ली गई और गाइडलाइन बनाई गई, और वही जो ड्राफ्ट बना था जो वहां विधानसभा में पास नहीं हुआ, वही ड्राफ्ट ये सरकार लेकर आई। उसमें भी बदलाव हुए। 2-4 चीजें जो इसमें मेन होनी चाहिए थी, जैसे आपने कहा 16 साल की एज का क्राइटेरिया, उसका फर्क क्या पड़ता है स्वप्निल, वो मैं आपको ये बताता हूं। क्योंकि आज आप देखिए 9वीं या 10वीं क्लास का जो बच्चा है उसकी एज अप्रॉक्स 15-16 साल होती है, और वहीं से वो जो ये एंट्रेंस एग्जाम है, चाहे वो क्लैट ले लीजिए, चाहे वो नीट ले लीजिए, चाहे वो जेई मेंस ले लीजिए, या जो भी कोई भी एग्जाम होता है उसकी तैयारी 11-12 के साथ में कोचिंग सेंटर देने लग जाते हैं। 10th पास आउट करते ही 11-12 भी कोचिंग सेंटर ही देते हैं। और पिछले 2024 का आंकड़ा देखेंगे तो 17 से ज्यादा आत्महत्याएं हुई है, और इसी साल मात्र फरवरी तक का मैं आंकड़ा बता रहा हूं 7 आत्महत्याएं हुई है। उनकी एज देखेंगे आप तो 16, 17, 18 और 20 के आसपास आ रही है। तो ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इस उम्र का बच्चा एक मानसिक दबाव में होता है, उसकी वजह से जब उसके ऊपर प्रेशर होता है, ट्यूशन के रास्ते ये बिल बंद नहीं करता, उसके लिए ट्यूशन के रास्ते ये बिल बंद नहीं करता। हाँ, 16 साल को आपने क्राइटेरिया ही हटा दिया, लेकिन बहुत से लोग ट्यूशन का रास्ता बिल बंद नहीं करता है। मैं आपको ये बता रहा हूं, 16 साल से पहले आप उनको अगर कोचिंग में लेंगे, उनके ऊपर मानसिक दबाव रहेगा। और अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन जो उन्होंने निकाली थी माननीय सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगने के बाद, तो उसमें 16 साल के लिए मना है। उनमें रजिस्ट्रेशन के अंदर जो आप देखेंगे वहां साफ लिखा है कि 16 साल को आप नहीं ले सकते। दूसरा, एप्टीट्यूड टेस्ट, अगर आप देखेंगे तो नेशनल टेस्ट एजेंसी भी ये बताती है कि एप्टीट्यूड टेस्ट लेना जरूरी है, ताकि ये माँ बाप को भी पता चल सके कि उनका बच्चा क्या कोचिंग में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और तीसरा जो मुझे लगता है कि जो एक क्राइटेरिया 50 स्टूडेंट का रखा गया है, मैं एक बात ये सोच रहा हूं, एक बात मैं सोचता हूं कि मैं अगर पढ़ाई से इतर बोलूं और मैं किसी स्पोर्ट्स में अपने बच्चे को डालना चाहता हूं, मैं कोच के पास जाऊंगा, कोच तो यही कोशिश करेगा ना अंतिम समय तक कि वो किसी तरह से स्पोर्ट्स पर्सन बन जाए, उस स्पोर्ट्स में ठीक ठाक खेले। वो क्यों मानेगा कि उसमें वो खेल की बात नहीं है? देखिए, स्पोर्ट्स, आर्ट और जो अदर एक्टिविटीज हैं वो इससे अलग है। नहीं, तो मैं वही कह रहा हूं कि कोचिंग सेंटर वाला क्यों मानेगा कि आपका बच्चा फिजिक्स नहीं कर सकता, क्यों भेजते हैं, बियोलॉजी नहीं कर सकता, कोचिंग में क्यों भेजते हैं आप कोचिंग में? देखिए, मैंने मेरी बात सुनिए अनिस भाई, एक राउंड मेरे को सबके पास होने देते, उसके बाद मैं ओपन कर दूंगा। मैंने अपनी लाइफ में कभी कोचिंग सेंटर नहीं गया, मैं अपनी लाइफ में कभी कोचिंग सेंटर नहीं गया, मैंने सेल्फ स्टडी करी है, और पहले कभी नहीं जाया करते थे। 2008-10 तक आप देखिए बच्चे सेल्फ स्टडी करते थे, तब ना कोई यूट्यूब हुआ करता था, ना कोई कोचिंग सेंटर हुआ करता था, तब के आईएएस नहीं बनते थे, तब
क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनते थे? तब इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनते थे क्या? आज लोग डिपेंडेंट होने लग गए। कोचिंग माफियाओं का इतना बड़ा, मैं सबको नहीं कह रहा, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन आप ये देखिए किस तरीके से क्या आइए गारंटेड आपको नौकरी लगाई जाती है। आप ये कह रहे हैं कि ये बिल कोचिंग माफियाओं के दबाव में इस स्वरूप में आया है। 16 साल का एक तो जो रखा गया, मुझे लगता है उसमें परिवर्तन होना चाहिए। एप्टीट्यूड टेस्ट है, जब कोचिंग माफिया शब्द का इस्तेमाल किया तो खुलकर बोलो ना कि आपको लगता है कोचिंग माफिया के दबाव की वजह से। उदाहरण बताता हूं, हाँ। गोपालपुरा के अंदर नीचे कोई गैस का रिसाव हुआ और कितने बच्चे उसके अंदर आपने देखा बेहोश हुए। जब नगर निगम वहां पर जांच करने गया तो उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। इससे पहले आपने देखा कि कितनी बार आग लगी, आग लगने के बाद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। आप क्या आप रजिस्ट्रेशन को फायर एनओसी लेने से पहले, भाई अब रुक जाइए, 16 साल के उम्र के मामले में मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा, शॉर्ट में बोलिएगा। मैं सीधा सा सच्चा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरा बेटा आज वो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक स्टडी कर रहा है, ठीक है, और वो अच्छी स्टडी कर रहा है, इंजीनियरिंग कॉलेज में है। लेकिन उसको बचपन से हमने सपना दिखाया, हमने कहा बेटा आपको स्पेस में जाना है तो स्पेस में ये चीजें होती है ऐसी। हमने मेंटल हेल्थ के रूप, मतलब मेंटल, जब यहां हम बात करते हैं मनोवैज्ञानिक तरीका, तो मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाई को भी उसके अंदर एंजॉय करने का विषय बनाया। पर ये भी तो 16 साल के बच्चों को अगर हम तरीके से डालेंगे, अब रुक जाइए, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, किसी को सपना दिखाया गया और उससे जुड़ी चीजें बताई गई, ये तो आपने उसको डायरेक्शन दिया ना। ये उसने सेल्फ अपने तरीके से अपने अंदर का तो नहीं पता चल पाया कि उसका इंटरेस्ट किस में था। ये दो पॉइंट्स बहुत डिफरेंट है। डॉक्टर चेतन राजपुरोहित मेरे साथ हैं। चेतन भाई, मतलब सिंसियरली मैं बोल रहा हूं, केंद्र की गाइडलाइन नहीं मानी, फिर इस बिल पर मेरा पहला सवाल आपसे होना क्या चाहिए? डब्ल्यू जी, मैंने अभी सभी वक्ताओं को सुना। हाँ ठीक है। हमारे एक मित्र कह रहे थे, अभिभावक महोदय कह रहे थे कि हमें नहीं बुलाया गया। एक मित्र कोचिंग सेंटर के कह रहे थे हमें नहीं बुलाया गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 3 स्टेक होल्डर, चाहे कोचिंग सेंटर संचालक हो, चाहे अभिभावक हो और चाहे छात्र हो, सभी से बातचीत की। सबसे बात करना क्या संभव होता है क्या? नहीं, कब और कहां? सरकार ने तीनों पक्षों से बात। 2 मिनट चेतन भाई, कब? मैंने बात शुरू की, मेरी बात तो सुनिए। मैंने बात शुरू की। मैं ये कह रहा हूं कि कब और कहां लिया गया, क्योंकि आपने कोई ओपन प्लेटफॉर्म नहीं बनाया गया था कि अगर आम लोग भी चाहें तो वो मेल करके अपने सुझाव दे सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मैंने अभी शुरू किया। मैंने 18 मिनट से सुन रहा हूँ, 18 मिनट से सुन रहा हूँ, एक का जवाब दे रहा हूँ। नाम मांगा गया था। अब आता हूँ मैं कोचिंग सेंटर। सरकार का उद्देश्य क्या है? पहली बात तो ये क्या है? सरकार का उद्देश्य है छात्रों का भविष्य संवरे, अनुकूल वातावरण मिले, अनुशासित हो, और जिस उम्मीद से माता पिता बच्चे को किसी भी कोचिंग सेंटर में भेजते हैं। आपको पता है स्वप्निल जी, बड़ी मुश्किल से पैसा कमा के गांव का किसान भेजता है। उनके लिए उनके अनुकूल टीचर स्टूडेंट रेशियो, उनके अनुकूल वातावरण, और हमारे अभी एक महोदय ने, IAS महोदय ने कहा था कि आत्महत्या सबसे बड़ा कारण है। स्वीकार करते हैं आत्महत्या पर इसमें क्या इनोवेटिव किया है? इस बिल में ऐसा क्या इनोवेटिव है? एक एक चीज बता रहा हूँ, एक चीज बता रहा हूँ मैं आपको। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया। क्यों किया रजिस्ट्रेशन अनिवार्य? क्योंकि ये कानूनी दायरे में कोचिंग सेंटर आने चाहिए। लेकिन इससे ये कैसे पता चलेगा कि उस कोचिंग के बेसमेंट में पानी नहीं भरेगा या वहां पर आग की कंडीशंस नहीं बनेगी? अरे मैं आपकी हर बात पे जवाब दे रहा हूं, आप सुनिए। सबसे पहले स्टेट लेवल पर अथॉरिटी बनेगी, जिला स्तर पर एक कमेटी बनेगी जो समय समय पर इन कोचिंग सेंटरों के जो तय पैरामीटर है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो नियुक्ति का है, चाहे वो टीचर का है, चाहे वो स्पेस का है, चाहे वेंटिलेशन का है, चाहे सिक्योरिटी का है, चाहे फायर का है, हर चीज के पैरामीटर का अध्ययन करेगी। और पहली बार गलती होने पर 1 लाख रुपए, दूसरी बार गलती होने पर 5 लाख, तीसरी बार 2 लाख। चेतन भाई 2 लाख, पहली गलती पर 2 लाख, पहली गलती पर 2 लाख। अब आता हूँ मार्केट। इसका क्यों विरोध करेंगे भाई? गलती है, पैसा देना पड़ेगा, क्या बात कर रहे हैं? कोचिंग सेंटर बच्चा जब आधी में छोड़ के जाता था, कोचिंग सेंटर फीस रिटर्न नहीं करते थे। इसमें ये प्रावधान किया गया है, बच्चा जिस दिन कोचिंग सेंटर छोड़ेगा, शेष समय की राशि 10 दिन के अंदर अनुपातिक आधार पर, ठीक है। नहीं, 2 मिनट चेतन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं।
आपने ये तो सुनिश्चित कर दिया कि बीच में कोचिंग छोड़ने वाले बच्चे को अनुपातिक आधार पर जितना भी पैसा बनता है वो रिटर्न करे। अगर टीचर बीच में छोड़ दे तो, अगर टीचर बीच में छोड़ दिया तो फिर क्या? वो तो इस बिल में है ही नहीं। जबकि मैं तो उसी टीचर के लिए कोचिंग में गया था। कहाँ है बिल? मैं आता हूँ ना, जो कमेटी बन रही है, जो पैरामीटर एसओपी में तय किए गए हैं, उन पैरामीटर की पालना कराने की जिम्मेवारी जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी बनेगी। अरे सर, जिला कलेक्टर कैसे उस टीचर को रोक लेगा जो टीचर छोड़ना चाहता है? सबने एक बात कहना चाहता हूँ, पोर्टल क्यों बना रहा है स्टेट गवर्नमेंट? पोर्टल इसीलिए बना रहे हैं, चाहे अभिभावक हो, चाहे छात्र हो, चाहे कोई भी हो, अपनी बात को पोर्टल के माध्यम से रखेगा। हेल्पलाइन नंबर जारी करेंगे। 2 सेकंड चेतन भाई मेरी बात सुनिए। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप एवरेज तो आपने चढ़ लिया, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि हम उतरेंगे कैसे। और ये मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि ये लागू कैसे होगा। आप समझ रहे हैं, जितना बनाया है वो बहुत हार्ड है, और जो छोड़ा है अभी तो मैंने उस पर चर्चा ही चालू नहीं की है। सबने जी मैकेनिज्म बता रहा हूं ना, मैं आपको मैकेनिज्म ही बता रहा हूं। चाहे स्टेट अथॉरिटी हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हो, आज से पहले क्या ऐसी व्यवस्थाएं थी? नहीं थी। अब इस सरकार ने युवाओं के भविष्य को देखते हुए, मैं थोड़ा सा डिबेट को एक्सटेंड कर रहा हूं, मैं सबको मौका ये भी कहा गया है मनोचिकित्सक की अब नियुक्ति करें, उनको काउंसलिंग करे, बच्चे पे प्रेशर नहीं आने दे, बच्चे का एंटरटेनमेंट की व्यवस्था हो, बच्चे के ऊपर आप कल्पना करिए ना, 500 स्टूडेंट, स्पेस कितना उनके पास, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? जांच होगी उनकी जांच, और जो पैरामीटर पहले भी बताया था, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही तो ये चेक होना चाहिए ना कि बेसमेंट में पानी भरेगा या नहीं, कहीं गैस तो लीक नहीं होगी जिस पर किसी को क्लीन चिट मिल जाएगी। ये सारी बातें सुनिश्चित करना एक बहुत बड़ा टास्क है चेतन भाई। अच्छा चेतन भाई सुनिए, 2 सेकंड। चेतन भाई एक काम करते हैं, चेतन भाई 2 मिनट सुनिए, एक काम करते हैं, इससे अच्छा प्लेटफॉर्म क्या होगा, मैं एक मौका अभिभावक को, कोचिंग वाले को और एक विपक्ष को देता हूं, जो आपसे सीधे एक सवाल पूछेंगे, उसका एक आप जवाब दे दीजिए। उसके बाद में अजीत कुमार सिंह जी के पास जाऊंगा। सबसे पहले बिट्टू आप पूछें, क्या पूछना चाहते हैं? सीधा सवाल, छोटा। मैं ये पूछना चाहता हूं, अभी अगर आपको ध्यान होगा तो शहर के 2 कोचिंग सेंटर ऐसे हैं जिसके ऊपर बहुत अच्छी तरीके से कार्रवाई हुई थी, और बड़े नामी ग्रुप के हैं, बिल्कुल इतने बड़े नामी ग्रुप है कि जिसके मतलब आंकना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उनके ऊपर कार्रवाई किस आधार पर हुई थी? किस आधार पर हुई थी? और कार्रवाई जब की गई थी तो उनको छूट कैसे मिल गई? आजादी कैसे मिल गई? क्या वो रजिस्टर, उनका रजिस्टर करना नहीं हुआ था? चेतन भाई बिल्कुल मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। कार्रवाई हुई थी, इन्होंने स्वीकार किया कार्रवाई हुई थी। रजिस्ट्रेशन का प्रावधान अब लाए। अरे सर बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, अच्छी खासी डिबेट चल रही है, हम डेकोरम नहीं चेंज करते। चेतन भाई सेकंड सवाल, कोचिंग महासंघ, बहुत बहुत धन्यवाद, साहस दिखाया है कोचिंग नियामक आयोग लाने का, लेकिन बहुत सारी गलतियां रह गई है, इनको स्वीकार करना पड़ेगा और इसमें सुधार। मेरा सवाल है, आपने 5 घंटे निश्चित किए, 5 घंटे से अधिक कोई भी छात्र कोचिंग नहीं करेगा। एक और ये बात है, दूसरी ओर कहा है कि कोई कमजोर छात्र है तो उसको एक्स्ट्रा क्लास देनी पड़ेगी। अगर 5 घंटे पढ़ने के बावजूद अगर कोई कमजोर रह जाता है और वो जाता है मुझे एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, तो फिर क्या नियम निकलेगा? चेतन भाई क्लैरिटी दें। मैं आता हूँ, मैंने बताया, मैं खुद यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर हूँ। हमें जिस बच्चे के अंदर लगता है कि इस बच्चे को अपन अगर 1 घंटा या आधा घंटा अलग से बैठ के बताएं, जैसे पीएचडी का बच्चा 5 घंटे का 5 घंटा तो हो गया ना, 5 घंटा तो हो गया, 5 घंटा तो आपने पढ़ा दिया, फिर एक्स्ट्रा कैसे पढ़ाओगे? लागू नहीं होता है, सबके लिए लागू नहीं होता है, एक्सेप्शनल केस होते हैं। किसी बच्चे को थीसिस में प्रॉब्लम आती है, किसी को सिनॉप्सिस में आती है, तो एक्सेप्शनल केस मान के चलेंगे उस बच्चे को, तो वो ठीक है, उसमें ये जिद करें ना। मैंने एक सवाल का मौका दिया, लेकिन अब भरत आप भी एक सवाल लेना चाह रहे थे, शॉर्ट में पूछना। देखिए इसमें 2 चीजें हैं। मैं दो एक के जब रजिस्ट्रेशन करेगा तब रजिस्ट्रेशन के साथ जो डॉक्यूमेंट अटैच करने, उस डॉक्यूमेंट में किसी तरह का ये नहीं लिखा कि आप जो भवन लेंगे जिसमें आप कोचिंग संचालित करेंगे, क्या वहां पर फायर एनओसी ले ली गई है, क्या वहां का जो क्षेत्रफल है वो आपके जो दिशा निर्देश करना है उसके, इसमें दस्तावेज में वो कहीं पॉइंट ही नहीं आ रहा। सुनिश्चित करने का पॉइंट बोला गया, सुनिश्चित करेगा। दूसरा पॉइंट कि इन्होंने कहा कि जब आप चेंज करेंगे अपने एरिया को, यानी जिस भवन में, उससे पहले आपको जिला समिति से लेना पड़ेगा।
पड़ेगा। Correct, वहीं जब आप कहते हैं रजिस्ट्रेशन, तो उसमें 3 महीने का बहुत बड़ा टाइम है कि जिला समिति 3 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करके देंगी। तो ये क्या प्रैक्टिकली आपको पॉसिबल लगता है कि इतनी जल्दी ये सारा काम सरकार त्वरित गति से कर सकती है? प्रैक्टिकलिटी चांसेस इस तरह के आगे सामने आ गए। भरत आगे। हाँ चेतन भाई, प्रैक्टिकलिटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। यही अजीत कुमार सिंह जी ने भी कहा, प्रैक्टिकलिटी एक बहुत बड़ा अवरोध के तौर पे सामने आ रहा है। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ, अजीत कुमार जी के महोदय की बात से भी सहमत हूँ। मैं एक बात निश्चित रूप से जानता हूँ, ये बिल आया है, अभी भी इसके अंदर अमेंडमेंट हो सकते हैं, सजेशन जो आएंगे। आपने टेबल पे जो रखा है वो तो आपकी तैयारी बता रहे हैं ना चेतन भाई है। और एक और बात कहना चाहता हूँ, मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, हम किसी के भी विरोध नहीं है। अच्छा नहीं, कैसे नहीं है, कैसे नहीं है? छात्रों के चेतन भाई, आई एम सॉरी, एक सवाल मैं लूंगा। आप कह रहे हैं कि आप किसी के विरुद्ध नहीं है। चेतन भाई सुनिए, आत्महत्या चेतन भाई के साथ जो अन्याय चेतन भाई 2 सेकंड सुनिए ना चेतन भाई। एक सेकंड सुनिए आप। हाँ। मैंने हजारों केस देखे, किसान ने कोचिंग सेंटर में फीस जमा करा दी, ठीक है, बच्चा 1 महीने के बाद अब मेरी बात सुनिए, पारिवारिक परिस्थितियों के कारण से ठीक है, 1 पैसा रिटर्न नहीं करते। चेतन भाई मैं आपको मैं ऐसी चीजें बता सकता हूँ कि लोग किसानों के पास पहुंचे और बोले कि आपके बजट। 2 मिनट अनिश भाई, अनिश जी बीच में नहीं बोलेंगे, अनिश जी अब आप बीच से नहीं बोलेंगे, 2 मिनट अनिश जी 2 मिनट रुक जाइए। चेतन भाई अब आपको भी रुकना होगा, मेरी बात सुनिए। मैं ऐसे भी केसेस जानता हूं जिसमें लोग किसानों के पास पहुंचे और बोले कि साहब ऐसा है कि कोचिंग वाले ना तुमको आईएएस बनवा देंगे, तुम तो सिर्फ लोन उठाओ, बाकी हम देख लेंगे। और वो आज तक लोन चुका रहा है, उसका बेटा आईएएस नहीं बना, उसकी बेटी आईएएस नहीं बनी। मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। आप कह रहे हो आप किसी के खिलाफ नहीं हो, आप कलाम एकेडमी के खिलाफ थे, एक वक्त तो थे, लेकिन उस कलाम एकेडमी जैसे वालों के लिए इस बिल में क्या है, उस कलाम एकेडमी जैसे वालों के लिए इस बिल में क्या है, या ऐसा कोई भी कोचिंग संस्थान पर पेपर लीक न जुड़ा पाया जाए, उसके लिए इस बिल में क्या है? जो अगर 100 में से 2 कोचिंग संचालक पेपर लीक करते हैं, सब नाम है भाई, सीधे नाम का हो, नाम से कोई लेना देना नहीं है। जो तय पैरामीटर एसओपी में तय किए जाएंगे उनका पालन करना। मैं ये कह रहा हूँ किसी कोचिंग वाले का नाम पेपर लीक में आया, जो पालन नहीं करेगा क्या होगा उसके साथ? रजिस्ट्रेशन रद्द होगा, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। इसीलिए बिल सिर्फ पेनल्टी। चिंता क्या है? चिंता राजस्थान के ठीक युवाओं की है। ठीक है, अब सेकंड राउंड, मैं थोड़ा सा डिबेट को एक्सटेंड कर रहा हूं, अब मैं सेकंड राउंड पे जा रहा हूं। इस बिल में जो है उस पर अभी तक हमने बात की, 2 मिनट रुक जाइए। ठीक है चेतन भाई प्लीज, इस बिल में अभी जो है हमने उसके प्रैक्टिकलिटी इम्प्रैक्टिकलिटी पर बात की, लेकिन अब इस बिल में क्या नहीं है उस पर भी बात करना बहुत जरूरी हो चला है। अजीत कुमार सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या नहीं है इस बिल में जिसको होना चाहिए था, जो मिस हो गया? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर सेंटर की गाइडलाइन वाला पॉइंट मिस हो सकता है तो फिर तो और भी फैक्टर्स हैं जो मिस हो सकते हैं। गंभीर अपराध को गंभीर अपराध क्यों नहीं माना जाएगा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं। देखिए मेरे हिसाब से जो इस बिल में सबसे बड़ी कमी है वो ये है कि जो बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट एक होनी चाहिए जो भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहता है, एक तो इसमें ये कमी है। ओके, ये जो मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आती है, क्यों आती है? इसलिए आती है कि वो बच्चा जो है जो कि मतलब कि जिसका कि बेसिक फंडामेंटल्स, मैं उदाहरण देना चाहूंगा, बेसिक फंडामेंटल्स मान लीजिए फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स के नहीं है क्लियर, वो बच्चा कैसे एक्सपेक्ट करता है कि उसकी आईआईटी में हो जाए? अब आईआईटी में पूरे भारतवर्ष में 16,000 सीट्स हैं, जिसमें कि कोटा से करीब 3,000 जाते हैं, ठीक है, राइट, 2,500 से 3,000, और कोटा में कोचिंग कितने ले रहे हैं? 2 लाख लड़के। तो ये जब 2,500 सेलेक्ट हो रहे हैं और तो 1 लाख जो 97,000 हुए, वो लोग हैं जो कि जनरली एलिजिबल नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सिर्फ 2,500 को कोचिंग दें, लेकिन एक कम से कम बेसिक होना चाहिए कि एलिजिबिलिटी टेस्ट हो कि हाँ इस पे पोटेंशियल है। अब बात ये उठती है कि हर एक अभिभाषक का एक ये रहता है कि जब मतलब कि पेरेंट्स का कि मेरा बच्चा, तो ऐसा है कि आप उससे एलिजिबिलिटी टेस्ट कंटिन्यूअस दिलवाएं। इस साल नहीं उसका एडमिशन होगा, अगले साल हो जाएगा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने के लिए। 1 साल अगर लूज घर में बैठ करके वो तैयारी कर ले, एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करे और उसके बाद उसको कोचिंग में जाना चाहिए। एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सबसे बड़ी कमी है। दूसरी जो सबसे बड़ी कमी है कि हर एक तरह के कोचिंग संस्थानों के लिए एक ही नियम कानून बना दिए गए। एग्जैक्टली करेक्ट, सही है। उसमें मैं क्यों ये इस बात को उठा रहा हूँ, एक उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे कि एक जगह लिखा हुआ है इसमें कि जो टीचर या ट्यूटर जो होंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए, ठीक है। हाँ। अब मेरे को ये बताइए कि जो मान लीजिए कि
सब इंस्पेक्टर के एग्जाम के लिए जो मतलब कि कोचिंग संस्थान है, वहां तो मान लीजिए कि ये जो सो कॉल्ड एक पोस्ट ग्रेजुएट है वो मोर देन सफिशिएंट, फाइन। लेकिन अगर आप यूपीएससी के लिए मतलब कि ये करने जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, उसकी उस ट्यूटर की अगर आप योग्यता देखना चाह रहे हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट किया, पीएचडी किया हुआ क्या हो सकता है कि वो एलिजिबल नहीं हो, क्वालिफाइड एनफ नहीं। करेक्ट है। आप इसलिए देखिए हो क्या रहा है आज की डेट में कि मैं चूंकि इस मेरे को काफी, आप माफ करें, मैं अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, ये अपने को बड़ा दिखाने की बात के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इन कोचिंग संस्थाओं की जो कि यूपीएससी के लिए, इनका मैं रग रग जानता हूँ, और इनके जो फैकल्टी है, मैं आपको बता रहा हूं कि 99% फैकल्टी वो है जो कि 2 बार 4 बार 5 बार 6 बार इन्होंने इम्तिहान दिया और इम्तिहान में पास नहीं हुए, और उसके बाद ये फैकल्टी बने हुए। मैं आपको चैलेंज कर, आप इसका एक सर्वे कीजिए, राजस्थान का, जयपुर का आप उठा लीजिए, जयपुर में कम से कम 10 से 12 जो कोचिंग सेंटर्स हैं यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए, और वो करीब 10 साल से ये कोचिंग दे रहे हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि इन 10 साल में 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट ने 10 आईएएस नहीं बनाए, लेकिन वहां जाकर के देखिए कितने बच्चों ने ट्रेनिंग ली। तो एक ये भी है कि हर एक तरह के, थोड़ा सा एक पॉइंट मैं भी चाहता हूं कि आप इसको भी टैकल करें। जैसे सुसाइड को लेकर ऑलरेडी एक कॉम्प्लिकेटेड स्थितियां हैं। एक समय तक सुसाइड को क्रिमिनल इंटेंट से भी देखा जाता था। मैं एग्जैक्ट वर्ड अभी पुट अप नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है आप शायद मेरी बात को समझ लेंगे। 2016 या 17 में उसको क्राइम की श्रेणी से हटाने की बात सदन में की गई, लेकिन अभी तक उस पर कुछ हुआ नहीं है। इसका मतलब यह है कि यह सेंसिटिव इशू तो है, उस पर किसी इनोवेटिव कदम की जरूरत थी। वो इनोवेटिव कदम मुझे इसमें मिसिंग दिखता है, क्योंकि काउंसलर की बात, ये सारी चीजें पहले भी कही जा रही थी। और दूसरा पॉइंट यह कि पेपर लीक वालों पर कड़ी कार्रवाई से किस बात का डर? हम डाल सकते थे ना कि अगर किसी संस्था का नाम आएगा तो वो अब दोबारा नहीं खुलेगा। भाई वो खुल ही नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जो दूसरी बात आपने कही है उसमें तो कोई मतलब कि डाउट है ही नहीं। यहाँ तक कि अपराध को भी दोष से क्रियाकलाप में पाया जाता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीटली खत्म कर देनी चाहिए, और उनके जो डायरेक्टर्स और फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगना चाहिए कि भविष्य में कहीं भी न तो कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल पाएंगे ये, न वहां पे ट्रेनिंग दे पाएंगे। जहां तक सुसाइड का, देखिए मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि आप साइको एनालिस्ट रख लीजिए, आप काउंसलर्स रख लीजिए, लेकिन उस बच्चे में स्ट्रेस और टेंशन इसलिए पैदा होता है क्योंकि वो कोशिश करने के बाद भी उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो कोप अप कर पाए। हाँ। तो इसलिए बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए मैं बार बार जो दोहरा रहा हूँ, ठीक है, ये बहुत आवश्यक है। ठीक है। और एक अंततः जो बात छूट गई है, हाँ। छुट्टी तो नहीं है, 1-2 लोगों ने इस बात को उठाया है, फी के बारे में। हाँ। मेरा मानना यह है कि फी का कोई इस पे ये नहीं रहना चाहिए, रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। कारण क्यों है, मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। फिर इक्वल अपॉर्चुनिटीज कैसे मिलेगी? मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि क्यों फीस के ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अपना खुद का उदाहरण दे रहा हूँ, जो मेरा जो कोचिंग मतलब कि मैं जो काउंसलिंग करता हूँ, मैं 30 से ज्यादा बच्चों का एडमिशन नहीं लेता हूँ, ठीक है। और मेरी फी जो है, जो कि भारतवर्ष के सबसे अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनके 3 गुना लेता हूं मैं। लब मेरी फैकल्टी कौन कौन सी है साहब? आधी फैकल्टी तो मेरी आईएएस की है, और जो बाकी आधे जैसे कि आईएएस के लोग हैं हमारे, फॉरेन जो फॉरेन अफेयर्स पढ़ाते हैं वो आईएफएस के लोग हैं हमारे, जो इकोलॉजी पढ़ाते हैं वो फॉरेस्ट सर्विस के लोग हैं, जो हिस्ट्री पढ़ाते हैं वो जेएनयू के प्रोफेसर जो रिटायर किए हैं वो हैं। तो इस लेवल के अगर मैं फैकल्टी रखूंगा तो उनको पैसे, मैं उनको हवाई जहाज से यहाँ बुलाता हूँ, उनको रहने के लिए मैं खर्चा देता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो फी वाला जो है वो तो बच्चों को बोलने दीजिए, बच्चों मार्केट में जिसको बच्चा जहां अच्छा लगेगा मार्केट डिसाइड करेगा। लेकिन क्या अभिषेक जैन बिट्टू, अब ये बात भी सही है कि कोचिंग वालों ने अगर महंगे टीचर्स रख लिए हैं तो ऑब्वियसली उनकी फीस को रेगुलेट किस आधार पर किया जाएगा? क्या पेरेंट्स ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर बिल्कुल वाजिब क्वेश्चन है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको। स्कूल फीस एक्ट जो बना हुआ है, उस स्कूल फीस एक्ट के अनुसार स्कूल के खर्चे के आधार पर फीस निर्धारण का ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्या वो ऑप्शन कोचिंग संचालकों के ऊपर लागू नहीं हो सकता? क्या कोचिंग संचालक अपने खर्चे सामने नहीं रख सकता?
अगर वो कोचिंग संचालक अगर खर्चा कर रहा है तो कौन मना कर रहा है? देने वाला तो देगा भाई, जो जितनी फीस डिसाइड करेगा वो तो हर कोई देगा। स्कूलों में भी दे ही रहे हैं, हालांकि वो जो नियम कायदे कानून बना रखे उसकी पालना नहीं हो रही है, लेकिन अगर कोचिंग सेंटरों में अगर इस नियम का पालन होता है, फीस नियामक आयोग का पालन अगर किया जाता है, तो उसमें खर्चों को सामने रखो, सामने रख के जो भी आपकी फैकल्टी बनती है, जो भी आपके फैकल्टी के खर्चे हैं, जो भी आपकी सुविधा के खर्चे हैं, उनको सामने रखो, उसके आधार पर फीस लो ना, मना कौन कर रहा है? अच्छा, क्या पेरेंट्स को इस बात का डर सता रहा है कि इस बिल की वजह से ओनर्स पेरेंट्स की तरफ भी ढुल रहा है, जबकि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमसे हटके कोचिंग्स पर ही जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स तो बच्चों को सबसे बड़ी क्या, पेरेंट्स की सबसे बड़ी चिंता है अपने बच्चे का भविष्य है, वो इन चीजों को और दूसरी चीज देखता ही नहीं है। अगर वो पैसा खर्च कर रहा है तो अपने बच्चे के भविष्य बनाने के लिए खर्च कर रहा है, उसकी जिंदगी खराब करने के लिए पैसा खर्च नहीं कर रहा। अगर वो बस उसकी लेकिन ये भी तो एक सच्चाई है ना, जो 3 इडियट्स फिल्म में दिखाई गई थी कि भाई बच्चा तो इंजीनियर नहीं बनना चाहता था, वो तो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, लेकिन उसके पेरेंट्स चाहते थे और उसी दिशा में पुश किया। सर तो अधिकतर बच्चे नहीं है ना सर, आज आप भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ, अनिल जी भी बैठे हैं, भरत जी भी बैठे हैं, चेतन जी भी बैठे हैं, अजीत जी भी बैठे हुए, सब अपने अपने हिसाब से ही बने, पेरेंट्सों के दबाव में कोई नहीं बना हुआ। भाई आपके ऊपर भी दबाव नहीं था, मेरे ऊपर भी दबाव नहीं था, शायद इनके ऊपर भी नहीं होगा, इनके ऊपर भी नहीं होगा। मेरे ऊपर तो दबाव था, लेकिन मैं रिवोल्ट कर गया था। सर ने एक स्वीकारोक्ति की है, ठीक है, कॉमन एलिजिबल टेस्ट, यानी वो इसलिए होना चाहिए कि कई पेरेंट्स जबरदस्ती धक्का देकर अपने कमजोर बच्चे को योग्यता से ज्यादा पाने के लिए भेजता है। जैसा आपने किया। नहीं, 2 सेकंड आप तो ऐसे लोगों को आमंत्रित कर लेते ना कि आ जाओ, हम तो करवा ही देंगे। नहीं, हम तो बच्चे जो आ रहे हैं, उनको जो बच्चे आ रहे हैं, अगर माँ बाप आ रहे हैं कि भाई फीस जमा कराओ और हम आपको पढ़ाते हैं, तो कई बार कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फाउंडेशन क्लियर नहीं होता है, तो वो फाउंडेशन यहां से क्लियर हो जाता है, तो वो बच्चे जिस एबिलिटी से आते हैं उससे भी 100 गुना अच्छी एबिलिटी से मार्क्स लेकर आगे भी बढ़ते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शन भी हैं, हम कैसे मान लेंगे हर बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा? आपके एडवर्टाइजमेंट्स पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। आप ये जो बात कह रहे हैं ना, अब वो भी स्क्रूटनी के दायरे में है, आप समझिए आप इस बात को। काबिलियत वाला बच्चा अगर पास कर जाता है तो वो कोचिंग सेंटर की मेहरबानी है। देखो, कोई बच्चा अगर फेल हो जाता है तो आपने कभी अपने विज्ञापन में इस बात को हाईलाइट किया कि हमारे पास एक ऐसा बच्चा आया था, वो भले ही आईआईटी नहीं निकाल पाया, लेकिन उसकी कैपेबिलिटी में इतना % का ग्राफ उठा और उसका फोटो ऐसे लगाओ आपके वो विज्ञापन में, ऐसा तो नहीं होता ना। जो बच्चे आते हैं और जो अच्छा मार्क्स लाते हैं, उनकी अच्छाई को प्रदर्शित करते हैं, ये नहीं दिखाते कि कितना कमजोर था। ये कभी किसी भी हमारे नहीं, कहीं पर भी नहीं दिखाया जाता। तो फिर अब जब आपको आप पर लगाम कसी जा रही है, जरूरत से ज्यादा कसी जा रही है प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, तो इसमें दिक्कत कहां है? देखो, आप तो निकल आएंगे ना कॉम्पिटिशन। लगाम कसने के लिए बंधन जरूरी होता है। अब वो बंधन ही गलत बांधोगे तो लगाम कहां से कसा जाएगा? घाट इसमें बताइए ना, घाट कहां पर? मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये हमने काफी टाइम, मैंने आपको कहा ये लंबा चलेगा, इसीलिए मैंने डिबेट एक्सटेंड कर दिया। देखो, 4 बार किस्तों में फीस जमा करने की बात कही गई, ठीक है, लेकिन ये टाइम पीरियड नहीं बताया है। अगर मान लो कोई कोर्स बताया है, नहीं बताया, बिल्कुल बताया है। मेरी बात, मेरी पूरी बात होने दो। अगर कोई कोर्स 1 साल का है तो 3 महीने में आप 4 बार में जमा कर सकते हैं, लेकिन किसी कोर्स की कंप्लीट तैयारी में ही सिर्फ 3 महीने ही मिल रहे हैं, तो फिर उन 3 महीने की फीस को 4 किस्त में कैसे आप बांटोगे? कई ऐसे कोर्स होते हैं जो 15-15, 12-12 हजार रुपए के होते हैं, उसको कैसे आप? तो भाई सुनिए उसमें क्या लिखा है? होना चाहिए, क्या लिखा है उसमें? अभिभावकों को पाठ्यक्रम की अवधि के भीतर जो भी आपका करिकुलर है, अगर 3 महीने का है तो फिर 4 बार किस्त दो, तो फिर वो तो कोचिंग संचालक चला ही नहीं पाएगा, उसका तो व्यवसाय ठप हो जाएगा ना। एक्चुअली हम कंपटीशन में अंदर जाकर इस बिल को बनाकर नहीं लाए हैं, हमने ऊपर बैठकर देखा, हाँ कोचिंग संचालक ने बड़े बड़े होर्डिंग लगा रखे, बड़े बड़े विज्ञापन पर मैं कहूंगा, जैसा अजीत जी ने भी कहा कि एक ही तराजू पर सबको तौल दिया गया, यहां तक मैं सहमत हूं। भरत, अब इसी बिल के एक और पोर्शन पर मैं जाना चाहता हूं। इस तरह की एक्शंस अगर फ्रीक्वेंटली होती रहेंगी तो वो भी एक अलग तरह का सिनेरियो क्रिएट करेगा। मतलब मान लीजिए कि अगर मैं मान लूं कि इस बिल को एज इट इज कल इंप्लीमेंट कर दिया गया, तो जो सिनेरियोज बनेंगे वो भी स्टूडेंट्स के लिए बड़े प्रॉब्लमेटिक हैं, वो तो और तनाव का कारण बन सकते हैं। भाई वो अपने सामने इतनी चीजों को होते देखेगा तो वो भी तो डरेगा। इसमें स्टूडेंट का डर कैसे कम हो रहा है, या किसी का भी डर कैसे कम हो रहा है?
स्वप्न, देखिए अभी जितनी भी हमारी डिबेट हुई उसमें एक सार क्या निकल कर आया। देखिए सबसे पहली चीज थी कि ये बिल लाने की जरूरत कहां क्यों थी, उसका मूल कारण क्या था कि जो लगातार आत्महत्याएं वाली घटनाएं हो रही थी उस पर किस तरीके से काबू पाया जाए, साथ ही साथ कोचिंग संस्थाएं जो अनरेगुलेट है उनको किस तरीके से रेगुलेट किया जाए। बार बार ये चीजें सवाल में आ रही हैं कि तो ये रेगुलेट हो रही हैं, सिर्फ रेगुलेट हो रही हैं, लेकिन आत्महत्याओं को किस तरीके से रोका जाए वो चीजें सामने नहीं आई। जैसा एक सबसे बड़ा सवाल हमने, और वो चीजें कब बिल में आनी तो चाहिए इसमें जो लाइन ऑफ एक्शन दिया है उससे आपको आपत्ति है? नहीं, लाइन ऑफ एक्शन नहीं, किसी भी बिल दिया है ना को बनाया सोसाइटी को जाता टैकल है करने के लिए। जब प्रैक्टिकल चीजें हमारे पास सामने आती है, जो समस्याएं हमारे पास सामने आई। जैसे आपने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि अभी एलन के अंदर जो एक घटनाक्रम हुआ कि उन्होंने, स्टूडेंट ने कहा कि हमें वही टीचर चाहिए क्योंकि हमने पैसा जो फीस दिया उन्हीं टीचर के लिए दिया जिससे हमें पढ़ना है। वो हुई जब वहां बच्चों ने प्रदर्शन किया, इतना ज्यादा मीडिया वहां पहुंचा और चीजें हुई, तब जाके वो चीजें हुई। इस तरह की चीजें इसमें नहीं है। इसके अलावा फीस को रेगुलेट करने की जो बात आती है, मुझे ये लगता है कि उसके लिए एक अलग पैरामीटर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई भी जाकर लाख रुपए 2 लाख रुपए की फीस ले ले। हाँ, ये हो सकता है जिस तरीके से अभी आईएएस साहब ने बताया कि भाई उनके जो है ट्यूटर्स हैं वो इतने हाई प्रोफाइल है, इतने ज्यादा एजुकेटेड है, तो वहां वो फीस बनती है। तीसरी चीज हमने अधिकांशतः देखा है कि जो पेपर के अंदर आता है एयर 1, एयर 2, एयर 3 हमारे दिया गारंटेड, हम जो कहते हैं वो चीजें नहीं होनी चाहिए। और चौथी सबसे बड़ी चीज कि अगर पेपर माफिया कोई संलिप्त पाया जाता है तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी, ठीक है, जो अभी हम देखते आए। ठीक है, ये सब चीजें होंगी तभी। अब बच्चों के सामने जब ये सारी चीजें आएंगी, आपने कहा कल से ये बिल अगर इंप्लीमेंट होता है तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन की सबसे बड़ा सवाल आएगा कि 3 महीने के अंदर क्या आपका सिस्टम इतना बड़ा है कि पूरे राजस्थान के कोचिंग वालों को आप रजिस्ट्रेशन दे देंगे? क्या आप उन पूरे राजस्थान के कोचिंग वालों का इंफ्रास्ट्रक्चर चेक कर लेंगे? देख लेंगे। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बिट्टू? मैं इस 2 चीजों जोड़ना चाहूंगा। अभी तक भाई जो आत्महत्या के कारण है उसमें अभी तक तो 99% चाहे तो सरकार हो, चाहे तो कोई विपक्ष हो, चाहे तो कोचिंग संचालक हो, सबने केवल अभिभावकों को दोषी ठहराया गया है। लेकिन अभिभावकों के ऊपर कार्रवाई के लिए इसमें क्या प्रावधान किए गए? ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बिल्कुल करेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू है। डॉक्टर चेतन राज पुरोहित, चौंकाने वाला सवाल है, लेकिन और अभिभावक संकेत भाई अगर आप अभिभावकों पर दोष डाल रहे हैं, अभिभावकों पर अगर दोष डाल रहे हैं तो उनको तो अभिभावकों के लिए किसी चीज की कोई बात क्यों नहीं करता? ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सर जो मैं चेतन भाई आपसे जानना चाहता हूं, प्रॉब्लम क्या है? परामर्शदाता और मनोवैज्ञानिक सहायता वाला जो कॉलम है उसमें आपने लिखा है कि स्थापित करनी चाहिए। ये देखिए लैंग्वेज बड़ा मैटर करता है, करनी चाहिए, ऐसा करें, दिस इज नॉट अ कंपल्सन। आप सिर्फ एक लाइन दे रहे हैं उनको। देखिए स्वप्निल जी, जब हम लोग किसी भी महाविद्यालय के इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो हमारे पास एक चेक लिस्ट होती है। उस चेक लिस्ट में सब कुछ होता है, स्टाफिंग पैटर्न होता है, स्टाफ की क्वालिफिकेशन होती है, लाइब्रेरी का होता है, लेबोरेटरी का होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का होता है, रूम की साइज होती है, उसके अंदर क्या क्या चेयर है और स्पेस कितना है, एक स्टूडेंट के लिए कितना स्पेस दिया गया, क्या वो वातावरण, क्या वेंटिलेशन की फैसिलिटी है, क्या फायर सर्विसेज अवेलेबल है, इन सब चेतन भाई जब चेक बॉक्सेस होते हैं ना, जब चेक बॉक्सेस होते हैं ना, जब चेक बॉक्सेस होते हैं ना तो उसको करेक्ट तरीके से टिक करना होता है। सेंटर ने आपको गाइडलाइन दी, उसी के 2 पॉइंट्स को आपने टिक नहीं किया। 16 साल वाली उम्र वाली कोई बात इसमें आपने की नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं, फिर चेक बॉक्सेस का मतलब क्या है? वो तो अपने हिसाब से भी भरे जा सकते हैं ना, नन ऑफ द अबव, टिक। एक बात सुनिए, कोचिंग सेंटर और रेगुलर यूनिवर्सिटी हो चाहे महाकॉलेज हो, इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। कोचिंग सेंटर के अंदर ये प्रोफेशनल वर्क है, ये बिजनेस है। अभी जैसे हमारे जी ने शुरुआत में बताया था कि पढ़ना और गढ़ना, इन दोनों चीजों का शुरुआत में उन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात कही थी। सरकार क्यों कर रही है ये सारे काम? सरकार इसलिए कर रही है इस देश के युवाओं के साथ, इस प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो। तो सर एक बात बताइए चेतन भाई, एक बात बताइए चेतन भाई, चलिए सीधा सवाल है चेतन भाई, सीधा सवाल है। बिल के पहले ड्राफ्ट में था कि कोई भी कोचिंग सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के अभ्यर्थी का एनरोलमेंट अपने कोचिंग सेंटर में नहीं कर सकता। आज जब बिल टेबल किया गया, ये प्रावधान क्यों हट गया? हाँ मैं बताऊं, हाँ बताइए। बिल आज टेबल किया गया है, आज बिल टेबल किया गया है, जो इसमें बहस होगी, डिबेट होगी। अरे भाई आप भी किस डिबेट के आधार पर वो हटाया? सवाल तो ये है। 2-3 सजेशन बताए थे। नहीं, आप ही ने वो हटाया, क्यों हटाया ड्राफ्ट से बिल में? और वो सजेशन मैं भी अच्छे मांगता हूँ, मैं भी अच्छे मांगता हूँ सजेशन को। तो जो सजेशन आएंगे
जब भी आएंगे एक और भाई, बताता हूं जो आपको, आपने ये किया उसका तो तर्क देंगे ना। सर, ये तो सजेशन है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये तो। चेतन भाई 2 सेकंड, जो तर्क आपने दिया है उस तर्क को आप मतलब जो कदम आपने उठाया उसका तर्क तो आप ही देंगे ना। आपने अपने ही बनाए ड्राफ्ट में से बिल को टेबल करते वक्त एक पॉइंट क्यों हटाया, यही तो सवाल है। ये तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, आयु वाला फैक्टर तो नहीं, वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने मैं बता रहा हूं ना, सेंटर ने सेंट्रल गवर्नमेंट की एसओपी जो 24 जनवरी 2024 को जारी हुई थी, उसका पूरा अध्ययन किया गया। अभी भी मैं कह रहा हूँ सही तो है यार, अध्ययन में से एक पॉइंट आपने हटा दिया है। उसमें संशोधन की गुंजाइश, उसमें एड करना, सजेशन आना, अनुभवी लोगों की मदद लेना, बिल जो आया है इसमें भी पूरा अध्ययन किया गया है। कोई भी बिल हवा में नहीं आता, अध्ययन किया गया, स्टडी की गई है, उसके बाद दरअसल खत्म हो गया। और मेरे को एक सवाल लेना बहुत जरूरी है क्योंकि ये 29वां पॉइंट है 23वें पेज का। अजीत कुमार सिंह जी, मैं आपके पास आ रहा हूं लास्ट में। कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति। अब आप ध्यान से सुनिएगा, यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, मतलब यह माना जा रहा है कि कठिनाई उत्पन्न हो सकती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा कोई भी ऐसे उपबंध बना सकेगी जो इस अधिनियम से असंगत ना हो और जो कठिनाई के निराकरण के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। इसका क्या मीनिंग निकाले सर? मतलब आपने क्या गुंजाइश छोड़ी है? ऑफिशियल गैजेट में देखिए, ये एक स्टैंडर्ड लेजिस्लेटिव फॉर्मेट होता है। कोई भी बिल या एक्ट उठा करके देखेंगे तो लास्ट में एक क्लॉज होता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड अबव। यस, एक क्लॉज दे दिया जाता है ताकि बाद में अगर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप उसमें परिवर्तन कर सकते। तो इसका इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। नहीं, मेरे पास समय खत्म हो चुका है अभिषेक, आई एम वेरी सॉरी। मैं इस पर और भी डिबेट्स लूंगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि अभी इस पर विधानसभा में भी चर्चा होगी और भी पॉइंट्स उठेंगे। हम इस डिबेट को दोबारा भी लाएंगे। फिलहाल जो बिल जिस रूप में आया है वो इस रूप में आया है और उसी पर हमने बातचीत की है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।